हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले हिस्ट्री को टारगेट किया है, क्योंकि इससे रिलेटेड लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें 10-15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रहेंगे। इसीलिए हिस्ट्री के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिए। ये बिहार स्पेशल के हिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो है, जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे सामने पहला टॉपिक जो होगा वो साइमन कमीशन और बिहार होगा। नेशनल में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा साइमन कमीशन, जो कि नवंबर 1927 में इसका गठन होता है और 3 फरवरी 1928 को यह भारत पहुंचता है। भारत में इसका विरोध किया जाता है और लगभग 2 बार इसकी यात्रा भारत में की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी का इम्पैक्ट हम लोग बिहार में देखने वाले हैं। भारत में संवैधानिक सुधार के लिए भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान किया गया था और इसी संदर्भ में तत्कालीन भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन के प्रयास से ब्रिटिश संसद ने 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन या आयोग का गठन किया था, जिससे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन या श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कुछ फैक्ट है जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, इसको जरूर रिमेंबर रखिएगा। क्यों गठन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में इसका प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद एक जांच कमीशन का गठन किया जाएगा, ताकि संवैधानिक सुधारों को आकर के वो जांच सकें। 8 नवंबर 1927 को इसका गठन होता है। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष रहते हैं। टोटल 7 मेंबर थे, इस वजह से इसको व्हाइटमैन कमीशन और श्वेत कमीशन कहते हैं, ब्रिटिशों की वजह से ही, गोरों की वजह से ही, ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है और इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, जिसके कारण इसका विरोध होने लगता है। भारत में सभी दल और बुद्धिजीवी वर्गों ने भी एक सुर में विरोध किया और इसके लिए लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई, जहां विरोध के लिए एक लीडर मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिस पर बिहार के 3 नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम तथा इस्माइल खान। इन 3 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर रखे थे, ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट में है कि बिहार में साइमन कमीशन के विरोध के लिए अली इमाम के नेतृत्व में पटना में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। साइमन कमीशन जो है वो 12 दिसंबर 1928 को पटना बिहार आया था, ध्यान रखेंगे। लगभग 1 सप्ताह तक जो है वो 1 वीक तक बिहार में रहा है साइमन कमीशन। आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 1928 को यह पटना आता है। इसका भारी विरोध होने की वजह से यह क्या करता है कि 19 दिसंबर 1928 को कोलकाता के लिए रवाना हो जाता है, यानी कि 12 से लेकर 19 दिसंबर तक यह बिहार में रहता है। तो ये डेट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का कोई परेशानी हो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन। तो ये आंदोलन भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग के लिए रिमेंबर करने के लिए। विदेशी वस्त्र एवं उत्पादों के बहिष्कार के लिए गांधी जी के द्वारा 4 मार्च 1929 को होली के शुभ अवसर पर विदेशी वस्त्रों का होलिका मनाने की व्यवस्था गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, जिसे विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। आप लोग को याद करना है। यह कार्यक्रम गांधी जी कोलकाता में शुरू किए थे, ध्यान रखिएगा। इसी का इम्पैक्ट बिहार में आया था। इस आंदोलन में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के कारण गांधी जी पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्म क्या था? तो खादी वस्त्र को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, इससे ब्रिटिश लोगों को परेशानी हो रही थी। बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है प्रत्येक रविवार को आयोजन करने के लिए निर्णय लिया गया था, जिसमें प्रमुख योगदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। इन्होंने चंपारण, सारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले के गांवों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया तथा खादी विक्रय केंद्र भी स्थापित करवाए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बिहार में इसका प्रोत्साहन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। नोट में है अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जिस पर चर्चा के लिए 28 से 29 अगस्त 1928 को लखनऊ में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बिहार से इसमें अली इमाम शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। इस बैठक का जवाहरलाल नेहरू ने भी बहिष्कार किया था और इस रिपोर्ट के कुछ प्रावधान से असहमत होते हुए 3 लोगों ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना कर दी थी। अब ये 3 लोग कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर। और इसकी स्थापना जो है वो 3 नवंबर 1928 को की जाती है, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
परीक्षा में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। बिहार में इस पार्टी यानी कि इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग जो है, इसका नेतृत्व कहेगा तो अब्दुल बारी कर रहे थे। ठीक है, तो ये नाम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि बिहार में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग का नेतृत्व करता कौन था, तो वो अब्दुल बारी थे। ठीक है, सरकार जो है बिहार में विभिन्न आंदोलनों को प्रमुखता से दबा देती थी, तो इसके विरोध में 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस घोषित किया गया था कि मनाया जाएगा इस दिन। और पटना सिटी में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी नौजवानों ने खादी वस्त्र पहनकर और राष्ट्रीय झंडा के साथ उपस्थित होकर के इसका समर्थन भी किया था। तो ध्यान रखेंगे 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था। और कल के वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बता रखे थे कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी एक डेट घोषित किया गया था। आप लोग को बताना है कि वो कौन सा डेट था जिस दिन नौजवान दिवस घोषित किया गया था। 9 दिसंबर 1929 को बिहार में 28वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन होता है मुंगेर में, जिसमें पहली बार सरदार पटेल जो है वो शामिल होते हैं। तो ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप रिमेंबर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे नेशनल वाले में। तो नेशनल वाले में जो नमक सत्याग्रह आप पढ़ रही हैं कि दांडी मार्च होता है, 12 मार्च को शुरू करते हैं, उसके बाद 5 अप्रैल को पहुंच करके 6 अप्रैल को नमक बना करके इसको नमक कानून तोड़ते हैं। तो बस वही घटना जो है आप बिहार में देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो चलिए पहले नेशनल की घटनाओं को देख लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार रही है। और एक चीज़ और, कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर ये नमक को ही क्यों चुना गया था। तो पहला बात तो ये कि सभी के घरों में ये सहजता से उपलब्ध था और एक ईजी प्रैक्टिस के लिए आसान था। ठीक है, तो मुख्य ये रीज़न था। देखते हैं इसको पृष्ठभूमि क्या रही है इसकी। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह जो है, जिसको एक ही नाम है, दांडी मार्च कहिए या फिर नमक सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू होता है साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। दांडी नवसारी गुजरात जाना रहता है इन लोग को। 78 लोगों के समूह के साथ गांधी जी निकले थे 12 मार्च 1930 को। जब ये निकलते हैं टोटल 385 किलोमीटर या लगभग 240 मील की यात्रा करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, यानी कि टोटल इनको 24 दिन का समय लगता है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक बना करके नमक कानून भंग करते हैं और कहते हैं कि अब इस पर भारतीयों का अधिकार होगा। कारण क्या था कि औपनिवेशिक सरकार ने नमक उत्पादन के एकाधिकार के विरोध में इसको शुरू किया गया था, यानी कि सरकार जो थी वो नमक बनाने, नमक की चीज़ों को भी उस पर स्वयं का अधिकार कर लिया था, तो उसी को तोड़ने के लिए गांधी जी ने ऐसा किया था। और 6 अप्रैल को जब नमक कानून तोड़ा गया तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से चंपारण और सारण जिले में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का ढांचा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं उसमें इनका नाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। विभिन्न जिलों में अब नमक सत्याग्रह को कुछ सारणी के माध्यम से हम देखते हैं जहाँ जगह जगह पर लोगों के द्वारा विरोध किए गए थे। ठीक है, जैसे चंपारण और सारण में सबसे पहले विद्रोह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को ही बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में, याद रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुजफ्फरपुर से 7 अप्रैल 1930 को रामदयालु सिंह और जनकधारी प्रसाद बताए थे आप लोग को, जो मुजफ्फरपुर का जितना भी घटना था इनसे रिलेटेड था। वैशाली हाजीपुर वाला, यहाँ 8 अप्रैल 1930 को भरत मिश्र के नेतृत्व में विद्रोह हुआ है। और पटना, जो कि कई बार ये पूछा हुआ है बीपीएससी और बिहार के एग्जाम्स में, कि ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पटना में यानी कि पटना सिटी के मंगल तालाब के पास इसकी घटना हुई है 16 अप्रैल 1930 को अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में, और इसके सहयोग में रामनाथ सिंह और रामवृक्ष बेनीपुरी थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा पटना वाला। उसके बाद दरभंगा की बात करें तो यहाँ 17 अप्रैल 1930 को सत्यनारायण सिंह और रामानंद मिश्रा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जाता है। भागलपुर में बात करें तो महादेवलाल सरकार थे। मुंगेर की बात करें तो यहाँ 17 अप्रैल 1930 को श्री कृष्ण सिंह और इनके सहयोगी नंद कुमार सिंह के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इस सत्याग्रह के क्रम में श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद पुनः 23 अप्रैल 1930 को मुंगेर में नमक सत्याग्रह नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो शुरू में ऐसा जनरली होता था कि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके बाद जो है छोटे नेता उठ करके सम्मुख आते थे। दूसरा है कि नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में तत्कालीन मुंगेर जिला
वर्तमान में जो लखीसराय है, यहाँ के रजौन गांव में नमक बनाया गया था, जिसका एक पैकेट 101 रुपया में सेवानिवृत्त शिक्षक बद्री नारायण सिंह ने खरीदा था। तो ये नाम भी देखिए फैक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, बद्री नारायण सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो नमक सत्याग्रह जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, जस्ट उसके बाद शुरू होता है कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 6 अप्रैल 1930 से शुरू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह का कार्यक्रम जो है वो जून अंत तक चलता है, लेकिन वर्षा के कारण नमकीन मिट्टी का अभाव हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली देखिए, अगर भारत का मैप आप लोग देखते हैं तो भारत जो है इस तरह से है और यहाँ पे आपको बिहार दिखेगा। तो बिहार के पास में जो है कोई भी समुद्र का एरिया नहीं है, यानी कि एक भू आबद्ध राज्य है। तो इस वजह से यहाँ पे समुद्र की स्थिति न होने की वजह से यहाँ हम लोग वर्षा पे डिपेंडेंट थे। तो नमकीन मिट्टी का जब अभाव होता है तब सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ता है। 16 मई 1930 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक आदेश जारी किया कि सभी लोग 3 प्रकार के कार्य करें। कौन कौन सा कार्य करना था मुख्य रूप से, तो पहला विदेशी वस्त्र का हमको बहिष्कार करना है, दूसरा नशीले पदार्थ का बहिष्कार और उसके दुकानों पर धरना देना है जो कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, और तीसरा स्वदेशी वस्त्र का उत्पादन एवं उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। तो ये 3 मुख्य जो कार्य हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किए गए थे, जरूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट में आपको पूछ सकता है। इसी क्रम में पटना में स्वदेशी लीग स्थापित हुई थी। ठीक है, अब इसमें अध्यक्ष के रूप में अली इमाम, उपाध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और के पी दत्ता को रखा जाता है, जबकि मुख्य सचिव हसन इमाम और संयुक्त सचिव बलदेव सहाय को रखा जाता है। तो अध्यक्ष का नाम अली इमाम कम से कम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अति ही महत्वपूर्ण होती है। तो यदि इसमें महिलाओं की भूमिका हम देखें तो बिहार जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। तो इसी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का योगदान। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर देश भर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में बिहार में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने किया, जिसमें उसका सहयोगी विंध्यवासिनी देवी, प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, इन्होंने दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 4 दिसंबर 1930 को पटना में चौथा बिहार महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कमल कामिनी देवी ने महिलाओं के सामाजिक सुधार और शैक्षणिक सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, कमल कामिनी देवी का। नेक्स्ट है आपका चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बिहार की तरफ से एक चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें देखिए कहानी है जिसको समझना अति आवश्यक है। ब्रिटिश जब आए थे तो गाँवों पर अधिकार तो कर लिया था इन्होंने, लेकिन गाँवों की जानकारी, उनकी समझ, उनकी विरोध, जितनी भी घटनाएं थी उसको जानने के लिए गाँव में एक चौकीदार की नियुक्ति कर दी। और ये चौकीदार जो होता था गांव का ही कोई एक व्यक्ति होता था जिसको कि ब्रिटिश रखते थे अंग्रेज। अब ये गांव के ही पैसे से इसको सैलरी दी जाती थी और यह जो है जितनी जानकारी ब्रिटिश का यहाँ पहुँचाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसी चीज़ को ताकि गाँव के जितने भी चीज़ हैं चौकीदार थे ब्रिटिश को देते थे, तो इससे हानि किसकी होती थी, कोई भी मान लीजिए घटना हम अंजाम देने वाले हैं तो तुरंत पहुँच जाता था उनके पास, तो वो आके गिरफ्तार कर लेते थे। तो इस वजह से इन्होंने मना कर दिया गांव के किसानों ने कि अब हम चौकीदारों को कर नहीं देंगे। ठीक है, तो यही एक कहानी है जो कि चौकीदारी कर के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के चंपारण जिले के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। प्रारंभ इसका चंपारण जिले में ही हुआ था, जहाँ के 5 थानों में हुआ था, जोगापट्टी, ढाका, सुगौली, गोविंदगंज और मझौलिया। तो इन 5 थानों से ये प्रारंभ किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त 1930 को चंद्रावती देवी के नेतृत्व में गया में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें इनके भाषण से प्रभावित होकर 6 चौकीदारों ने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इनका भाषण जो है इतना प्रभावकारी रहा था कि ऐसी घटनाएं घटी थी। डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1930 को चंद्रावती देवी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का कार्यक्रम जो है वो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर, शाहबाद, भागलपुर, गया आदि जिलों में चलाया गया था, जो कि सफल भी रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। बीरपुर सत्याग्रह।
बीरपुर सत्याग्रह की घटना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बिहार के इतिहास के लिए एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम माना जाता है। इसकी घटना क्या है देख लेते हैं। भागलपुर के बीरपुर में बात करेगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकाला। 4 जून 1930 की घटना है, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिसे बीरपुर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप अच्छे से भागलपुर का है याद रखेंगे। 9 जून 1930 को इस घटना की सूचना पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अब्दुल बारी, प्रोफेसर ज्ञान साहब, बलदेव सहाय तथा मुरली मनोहर प्रसाद बीरपुर पहुंच जाते हैं और एक सम्मेलन को संबोधित करते हैं। उसके बाद एक जुलूस निकालते हैं और फिर से जुलूस निकलते हैं तो पुलिस फिर से इन पर लाठीचार्ज करती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित उनके सहयोगी घायल हो जाते हैं। तो ये घटना जो है वो आपको बीरपुर में देखने को मिल जाएगी। अब कुछ नोट में इसमें कि पुलिस के इस कार्यवाही से नाराज होकर 4 लोगों ने बिहार काउंसिल से इस्तीफा दिया था, जिसमें नाम है अनंत प्रसाद का, श्याम नारायण सिंह का, नंदकिशोर प्रसाद सिंह का और कमलेश्वरी चरण सहाय का। तो ये 4 नाम बिल्कुल याद रखेंगे कि बीरपुर सत्याग्रह जो हुआ था उससे संबंधित लोगों ने बिहार काउंसिल से इस्तीफा दिया था। कौन कौन? अनंत प्रसाद, श्याम नारायण सिंह, नंदकिशोर प्रसाद सिंह, कमलेश्वरी चरण सहाय। 4 जुलाई 1930 को बिहार विधानसभा की सदस्यता से राय बहादुर द्वारिकानाथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। तीसरा है कि छपरा के कैदियों ने देसी वस्त्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण राम विनोद सिंह के नेतृत्व में नंगे रहने का फैसला लिया था, जिसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार पूछा भी हुआ है बीपीएससी और बिहार के एग्जाम्स में, तो आप लोग जरूर इसको याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? छपरा के कैदियों ने किया था। क्यों? कि देसी वस्त्र नहीं मिल रहे थे और राम विनोद सिंह इसके नेतृत्व करता, जबकि इसे नंगी हड़ताल के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है 30 जून 1930 को विट्ठल भाई पटेल पटना में एक सम्मेलन को संबोधित किए थे, जिसमें हसन इमाम के नेतृत्व में सभी नेता खादी वस्त्र पहनकर उपस्थित हुए थे। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छपरा में एक सभा को संबोधित करते समय गिरफ्तार हो गए थे, जिन्हें 6 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई थी तथा हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और इसके नेतृत्व में निम्नलिखित हस्तलिखित मासिक पत्रिका शुरू किया गया था, जिसे बंदी, कैदी और कारागार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बंदी, कैदी और कारागार। ठीक है, याद रखिएगा। अब अक्सर ऐसा पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी एक बार आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी दिखेगी, तो वहाँ पे भी पूछता है। तो आपको 30 वाला याद रखना है कि हजारीबाग जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समाचार पत्र पर कुछ कार्यवाहियाँ की गई थी। कि कौन कौन से समाचार पत्र हैं जिनको बंद किया गया था, उन पर कुछ कार्रवाइयाँ की गई थी, तो वो कौन कौन है उसे देख लेते हैं। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाएं थीं, जो कविता थे, लेख थे, नारे के माध्यम से लोगों को जागरूक किए जाने की कार्य किए जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश को ये रास नहीं आया। उपरोक्त गतिविधियों के कारण सरकार विभिन्न समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए। कौन कौन? तो जैसे युवक था, तो युवक जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी का था, इसको भी बंद किया गया। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद हसन का, इसको भी बंद किया गया। देश की पुकार जो कि नीलकंठ विश्वास और सुरेंद्र नाथ नियोगी मिलकर चलाते थे, इसको भी बंद किया गया। राष्ट्रीय गीत संग्रह जो कि प्रोफेसर ज्ञान साहा का था, इसको भी बंद किया। स्वदेशी उद्धार की कुंजी जो कि के.एस. ठाकुर का, इसको भी बंद कर दिया गया। तो ये कुछ नाम है, ज़रूर आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वाधीनता दिवस समारोह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, जिसमें गांधी जी पंजाब से गिरफ्तार हुए। इसी क्रम में बिहार के छपरा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना से ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल बारी, हसन इमाम आदि लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उपरोक्त नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बिहार में लोगों ने आक्रोश फैल गया और आंदोलन हिंसक होने लगा। 25 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने सभी नेताओं के रिहाई का आदेश दे दिया, जिसके बाद अगले दिन अर्थात 26 जनवरी 1931 को बिहार सहित देश भर में स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित किया गया। आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे नेशनल में कि 1929 में जो रावी नदी के तट पर घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, उसी चीज़ को बिहार में भी आगे बढ़ावा दिया गया 26 जनवरी 1931 को, जिसमें कि स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे।
इसी क्रम में अनुग्रह नारायण सिंह पटना सिटी के मंगल तालाब के पास राष्ट्रीय झंडा फहराए थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि नेताएं भी शामिल हुए थे। तो ये सब देखिए, बिहार की घटनाओं को हमको देखना है। अगर आप नेशनल का हिस्ट्री पढ़ रखे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इनको समझना, और आसान भी, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पूरी हिस्ट्री जानते हैं तो उसमें बस कुछ नाम और डेट 2 चीज़ शामिल होंगे। इन चीज़ों को शामिल करके आप इजीली बिहार की हिस्ट्री को कंप्लीट और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूट न पाए। नेक्स्ट है कि मुंगेर में स्वाधीनता दिवस समारोह के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें पुलिस को गोली से कंचन मेहता, बिकन मेहता और सरयू सिंह 3 लोग शहीद हो गए थे, ध्यान रखिएगा, मुंगेर में। नेक्स्ट है अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन। तो ये भी एक सम्मेलन किया गया था, जिसको कि मुख्य रूप से बढ़ावा दिया गया था, ताकि अगर अपने ही लोग जो हैं अपने ही लोगों के साथ अस्पृश्यता की भावना रखेंगे तो फिर आंदोलन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आंदोलन को कमज़ोर होने से रोकने के लिए इसकी व्यवस्था की गई थी। बिहार के सभी वर्गों में विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जो चलन था वो चल ही रहा था, परंतु छुआछूत की भावना भी व्याप्त थी। इसी क्रम में अछूत वर्ग अर्थात हरिजनों के उत्थान के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, 17 जुलाई 1932 को गया के मॉडल स्कूल में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राधिका रमण सिंह के द्वारा की गई थी, जबकि स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष महापंडित ब्रज बिहारी मिश्र थे। इस सम्मेलन में भाषण की शुरुआत एक मेहता यानी कि सफाई कर्मी जो जाति के होते हैं उनसे करवाया गया था, तथा जब सम्मेलन समाप्त हुआ तो वहां उपस्थित सभी लोगों को 5 सुपारी देकर इसको समापन किया गया। ऐसे नॉर्मली गांव में अगर आप बिलोंग करते हैं गांव से तो आप जानते हैं कि कहीं भी लोग जाते हैं या फिर आते हैं तो 5 सुपारी दे करके उसका वितरण करके ख़त्म करवाया जाता था। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं जो लोकल लेवल पे होता है। बिहार में छुआछूत समाप्त करने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की जाती है। अब इसके 6 जिलों में कार्यालय भी खोले जाते हैं। कहाँ कहाँ? तो पहला पटना में, दूसरा गया, फिर चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, जो कि मुख्य जिले थे तत्कालीन समय के। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृतलाल बी ठक्कर भी शामिल हुए थे। अब ये देखिए, नेशनल लेवल पे इसको गांधी जी के द्वारा जो है इस मूवमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, तो बस उसी गांधी जी के सपनों को, उनके विचारों को बिहार में लागू किया गया था। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग पढ़ रखे होंगे नेशनल लेवल पे कि 1940 में जो है वो गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में, और उनके कुछ सत्याग्रही भी बने थे। तो ठीक वही चीज़ जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में अब लोकल लेवल पे आ जाता है, तो आप इसको देख सकते हैं। दिनलिथो ने 3 सितंबर 1939 को घोषणा किया था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होगा। इसी के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की बात की थी, क्योंकि सामूहिक रूप से करते थे तो ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे। इसीलिए इन्होंने कहा था कि अब व्यक्तिगत रूप से करेंगे, ताकि देखते हैं अब कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। ठीक है, देश के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो माने जाते हैं वो विनोबा भावे को माना जाता है। ये प्रश्न कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। इनको महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से सत्याग्रह शुरू करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 के समय जाना जाता है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को जाना जाता है। कई जगहों पर चौथे सत्याग्रही के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे लोग, तो 3 आपको कम से कम याद रखना है। ठीक है, सरोजिनी नायडू आपको चौथे में देखने को मिल सकती हैं कई जगहों पर। ठीक है, ऐसे जनरली 3 तक ही पूछता है। तो चलिए अब इसको बिहार में हम लोग देख लेते हैं। बिहार में 28 नवंबर 1940 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया। इसीलिए बिहार में पहले सत्याग्रही जो थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, नाम याद रखिएगा। दूसरा, सत्याग्रही को नियंत्रित करने के लिए 30 नवंबर 1940 को पटना में अनुग्रह नारायण सिंह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे, लेकिन पटना सिटी से गिरफ्तार हो गए। तब व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थानीय स्तर पर शुरू होता है, यानी कि दूसरे सत्याग्रही का नाम कहेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह, पहला डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। नोट में है कि बिहार में तीसरा सत्याग्रही 4 दिसंबर 1940 को जो थे गया से गौरी शंकर सिंह,
चौथा कहेगा तो बिहार में श्याम नारायण सिंह है नालंदा से 9 दिसंबर 1940 को। तो कम से कम 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही, अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही, गौरी शंकर सिंह तीसरे सत्याग्रही और श्याम नारायण सिंह चौथे सत्याग्रही। यानी इसमें देखिए सभी लोगों के नाम में आपको भगवान जी का नाम दिख जाएगा। पहला श्री कृष्ण भगवान, दूसरा नारायण स्वयं थे, चौथा में गौरी शंकर और पाँचवा में स्वयं नारायण है। तो आपको ईजिली याद करने में सहायता रहेगी। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जानकी देवी, प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, ये सब लोगों ने भी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और अपना योगदान जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में दिखाया था। तो आप इसको अच्छे से देख और याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिहार में मुस्लिम लीग की कार्रवाइयाँ। मुस्लिम लीग के बारे में ऑलरेडी आप लोग नेशनल में पढ़ रखे हैं कि 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना होती है और उसके बाद कांग्रेस की तरह भी इसका गठन, इसकी कार्रवाइयाँ, इसके जितने भी घोषणाएं थी वो चल रही थी। तो बिहार में इसकी कुछ कार्रवाइयाँ इम्पोर्टेंट हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। अक्टूबर 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना बिहार की यात्रा पर आए और इनके प्रयास से बिहार के 2 स्थानीय पार्टी का विलय जो है वो मुस्लिम लीग में कर दिया गया। कौन कौन? तो एक तो यूनाइटेड पार्टी और मुस्लिम और दूसरा अहरार पार्टी। 1 जनवरी 1938 को पुनः मोहम्मद अली जिन्ना जो है बिहार को यात्रा करते हैं और गया में मुसलमानों के सम्मेलन को संबोधित करते हैं। स्थानीय संस्थाओं में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की बात करते हैं। इस सम्मेलन के बाद बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम जनसंपर्क अभियान चलाया था, ठीक है, तथा स्थानीय संस्थाओं में पृथक निर्वाचन की मांग की और साथ ही साथ मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं गाने के लिए भी कहा था। ये सब कौन कर रहे थे? मुस्लिम लीग वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 28 दिसंबर 1938 को पटना में मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ही करते हैं और स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष अब्दुल मजीद बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस अधिवेशन में बिहार में स्थानीय संस्थाओं में पृथक निर्वाचन नहीं होने पर विरोध भी हुआ और इस अधिवेशन में आगामी 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग दिवस और 9 फरवरी 1939 को फिलिस्तीन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि बिहार स्पेशल में ही ध्यान में आएगा आपको। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना है कि 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग दिवस और 9 फरवरी 1939 को फिलिस्तीन दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले आपको नौजवान दिवस भी बता रखे हैं कि कब मनाने की घोषणा की गई थी और आप इसको बिल्कुल भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सारे दिवस जो हैं वो मनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक देखेंगे जो कि पूरे भारत और बिहार में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। यह 1942 में शुरू हुआ था और इसी के बाद माना जाता है कि ब्रिटिश पूरी तरह से टूट गए थे और भारत को आज़ादी मिल पाई थी, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। 5 अगस्त 1942 बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक बुलाया गया जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार कर लिया और उसके बाद गांधी जी ने यहीं पे करो या मरो का नारा भी दिया था और इसी के बाद बोला गया कि अब ये आंदोलन शुरू किया जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही शुरू होता है, पहले ही दिन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेशन जीरो आवर क्यों कहा जाता है? जीरो मतलब उस समय का जो समय था वो 00 था, यानी कि रात में ही इसको शुरू कर दिया गया था, इसीलिए इसको ऑपरेशन जीरो आवर कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। इसी संदर्भ में पटना का तत्कालीन जिलाधिकारी WG ऑर्चर जो था, याद होगा 11 अगस्त 1942 की घटना करवाएगा यही, ठीक है। इसको सचिवालय हत्याकांड हम लोग कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करने गया, लेकिन बीमारी के कारण इनको बाहर नहीं ला पाया। तो कुछ दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेज दिया, क्योंकि तब तक इनको नज़रबंद रखा गया इन्हीं के घर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1942 में जब भी पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में, और जबकि 1930 में सविनय अवज्ञा के समय पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में। तो दोनों का अंतर याद रखिएगा, कई बार BPSC पूछा है, ठीक है। तो 42 में बांकीपुर और 30 में हजारीबाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में उनकी बहन जो थी भगवती देवी, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने जुलूस निकाला और रीजेंट तथा सिनेपोलिस सिनेमा हॉल के कैंपस में मौन धारण का विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से बिहार कांग्रेस कमेटी को अवैध घोषित कर दिया और खादी भंडार संघ जो है वो अखिल भारतीय चरखा संघ आदि संगठनों के खाते को जब्त कर लिया। ठीक है। उपरोक्त घटना के बाद जो है बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर घोर प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे सचिवालय गोलीकांड, जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना। सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 की वो घटना जो कि दिल दहलाने वाली। सचिवालय भवन पर छात्र नौजवानों ने राष्ट्रीय झंडा फहराने का निर्णय लिया था और वकीलों के सहयोग से ऐसा संभव हो सका था, लेकिन मुख्य सड़कों पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। इसके बावजूद छात्रों ने जुलूस को निकाला था। छात्रों ने सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया और इसी भीड़ में से कुछ छात्र निकलकर मुख्य भवन पर झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वर्तमान में बिहार का विधानसभा है। जस्ट इसके अंदर जो मेन गेट है वहाँ पर छात्रों के प्रयास के विरुद्ध पटना का तत्कालीन जिलाधिकारी WG ऑर्चर जो था, इसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। और यही 7 छात्र शहीद घटना जो है वो सचिवालय गोलीकांड के नाम से जानी जाती है। अब इनमें से नाम कई बार पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा इनका नाम, गांव और जिला। पहला तो जगपति कुमार हैं जो कि खराही से हैं, औरंगाबाद के। उमाकांत प्रसाद सिंह जो कि BN कॉलेज के थे, नरेंद्रपुर सारण के हैं। राजेंद्र सिंह जो कि बनवारी चक के हैं, सारण के। रामानंद सिंह सादत नगर पटना के। राम गोविंद सिंह दशरथ गांव का नाम है और पटना इनका जिला है। राम गोविंद सिंह, जैसे अगर अभी आप वर्तमान में पटना जंक्शन देखते हैं तो यहाँ से जो गया वाला रास्ता जाता है, उस रास्ते में पटना के बाद जो पहला हॉल्ट पड़ता है वो राम गोविंद सिंह महुली हॉल्ट ही है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। सतीश प्रसाद झा जो कि खरहरा के हैं, भागलपुर के। देवीपत चौधरी जो कि जमालपुर के हैं, मुंगेर के रहने वाले। तो ये 7 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है कि कौन इनमें से नहीं है। जगपति कुमार, उमाकांत प्रसाद सिंह, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और देवीपत चौधरी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बिहार में कुछ स्थानीय गतिविधियाँ भी थी जिन्होंने रुख किया था, उसको देख लेते हैं। 13 अगस्त 1942 को पटना के कदम कुआं में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक युवाओं का सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें रेलवे लाइन को उखाड़ना, संचार व्यवस्था नष्ट करना तथा सरकारी प्रतिष्ठान को जलाने का निर्णय लिया गया था। इससे प्रभावित होकर सभी जिलों में सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसी क्रम में एक ही दिन सारण जिला में टोटल 27 थानों को जला दिया गया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके कारण सरकार ने सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि किस जिले को ब्रिटिश ने अपराधी जिला घोषित किया था, तो सारण जिले को। क्यों किया था और कब किया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद वर्मा जो है वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो थी तारा देवी, इन्होंने उनके हाथ से झंडा लेकर थाने के मुख्य भवन पर झंडा फहरा दिया था, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय झंडा फहराने के कार्यक्रम में विभिन्न जिलों में पुलिस की गोली से लोग शहीद हुए थे, जिनका विवरण आप लोगों के सामने है। शाहबाद जिला और डुमरांव की बात करें तो वहाँ से बालेश्वर दुबे, कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, सुखारी कहार, गोपाल कहार, सुधा शरण अहीर, ये लोग शामिल थे। जबकि चंपारण जिला मोतिहारी की बात करें तो महंत लक्ष्मण दास, राम अवतार शाह, हरिहर ठाकुर, गोपाल राय, द्वारिका कहार, ये सब थे। पूर्णिया की बात करेंगे तो वहाँ से योगेंद्र नारायण सिंह, परमेश्वर दास, सुखदेव भगत, कुताई साहू, ये सब शामिल थे। सहरसा जिला से कालेश्वर मंडल, वासुदेव नारायण सिंह, ये सब जो हैं वो शामिल आपको मिल जाएंगे, जो कि शहीद हो गए थे। नोट में है, सीतामढ़ी जिले के सदर थाने पर झंडा फहराने के क्रम में भीड़ ने तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी हरिदीप सिंह को पीट कर मार डाला था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। सीतामढ़ी में ये घटना ऐसी घटी थी। दरभंगा में 18 अगस्त 1942 और 30 अगस्त 1942 को ब्रिटिश वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें स्थानीय लोगों ने पहले तो इनको ला करके इनकी सेवा की, लेकिन जब पता चला कि ये ब्रिटिश हैं तो इनको जिंदा जला दिया था। और ये घटना दीनानाथ झा के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। कटिहार जिले में लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया था, जिसमें विभिन्न लोगों के साथ ध्रुव कुमार नाम का एक बालक भी शहीद हो गया था, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले जो थे, यही ध्रुव कुमार हैं, जो कटिहार जिले से संबंधित थे 1942 की घटना में। जबकि सबसे कम उम्र में फांसी लगाने का श्रेय जाता है किसको, आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो आप लोग उसको
ज़रूर बताइएगा। 2 लोग थे जिनको कि मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड से संबंधित जाना जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको नाम ज़रूर बताना है। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। वही रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज जूली, यही 2 लोग थे जिनका जहाज़ जो था दरभंगा में गिरा था और इनको दीनानाथ झा के नेतृत्व में अंग्रेज होने की वजह से जला भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन। ये भी मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग को देख लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसे सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया था। इसीलिए बिहार के क्रांतिकारियों ने गुप्त गतिविधियां चलानी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में 12 अक्टूबर 1942 में पटना के अंडारी गांव में एक बम विस्फोट किया गया, जिसमें सैकड़ों अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। गुप्त गतिविधियों में जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, नरसिंह नारायण सिंह, इन सब का हाथ था। इसीलिए इन लोगों को के साथ अन्य सहयोगियों को पकड़ के हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी घटना की वजह से। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्रा, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी मेहता, गुलाबचंद गुप्ता, शालिग्राम सिंह आदि कई लोग जो हैं एक साथ मिल करके यहाँ से फरार हो जाते हैं। ये प्रश्न और ये फैक्ट कई बार बीपीएससी और बिहार की परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि दिवाली की रात को हजारीबाग जेल से इतने लोग जो हैं वो फरार हो गए थे 9 नवंबर 1942 को। अब जब यहाँ से जेल से ये लोग फरार होते हैं तो उसके बाद जयप्रकाश नारायण तथा सूरज नारायण सिंह के द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो कि बिहार के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में है नेपाल के तराई क्षेत्र में राजविलास जंगल में बकरी का टापू नाम का एक जगह था, जहाँ पर युवाओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए एक शिविर स्थापित किया गया। ठीक है, बाद में राम मनोहर लोहिया तथा श्यामनंदन सिंह इससे आकर के जुड़ जाते हैं और उसके बाद इसका नाम जो है वो आज़ाद दस्ता रख दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी कहानी है। युवाओं को छापामार युद्ध के लिए प्रशिक्षण जो थे वो नित्यानंद सिंह देते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज़ाद दस्ता के सदस्यों को तोड़फोड़ करने के लिए 3 प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो कौन कौन सा प्रशिक्षण? पहला तो यातायात साधनों को क्षति पहुंचाना, जिसमें कि रेलवे की पटरी को उखाड़ना जैसे कार्य थे। दूसरा संचार व्यवस्था को नष्ट करना, जिसमें कि टेलीफोन तार, डाक तार, ये सब जो था इनको नष्ट करना था। और तीसरा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आग लगा देना, कागजों को जलाना जो कि रखे गए थे जमींदारों के पास। ठीक है, तो उपरोक्त 3 प्रकार के प्रशिक्षण जो है के तहत 3 प्रकार के उपाय सुझाए गए थे। पहला तो साधारण तोड़फोड़ के लिए हथियार या औजार का प्रयोग करिए नॉर्मली, सरकारी फाइलों को जला दीजिए और बम बारूद के द्वारा युद्ध कार्य जो है उसको प्रभावित करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि उस समय देखिए 1942 की ये घटना है और ये उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध थी, जिसमें ब्रिटिश को हमें डिस्टर्ब करना था। ठीक है, इसी वजह से ऐसी घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा था। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण नेपाल सरकार आज़ाद दस्ता के लोगों को गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल नेपाल में डाल देती है। ठीक है, और सूरज नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हनुमान नगर जेल पर धावा बोल दिया और सभी सहयोगियों को छुड़ा लिया गया। देखिए ऐसा हुआ क्या था कि दिन में ये लोग सोते थे और रात में इन घटनाओं को अंजाम देते थे। तो जब ये दिन में सोए हुए थे तभी इन लोगों को आकर के गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसमें सूरज नारायण सिंह और नित्यानंद सिंह कहीं गए हुए थे। इसी वजह से जब ये बाद में आते हैं, इनको पता चलता है, तो ये जा करके वहाँ से लोगों को छुड़वा करके फिर वापस भाग जाते हैं। हनुमान नगर जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण अपने अन्य सहयोगियों के साथ कोलकाता चले जाते हैं और वहाँ सुभाष चंद्र बोस से मिलने का प्रयास करते हैं, परंतु दिसंबर 1943 तक सभी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जिसके कारण आज़ाद दस्ता की गतिविधियाँ शिथिल हो जाती हैं और ये समाप्त हो जाता है। आज़ाद दस्ता के तर्ज पर ही भागलपुर जिले में परशुराम सिंह ने परशुराम दल का गठन किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि परशुराम दल का गठन कहाँ किया गया है, तो भागलपुर में। भागलपुर जिले में सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन भी किया था, जिनमें 4 बातें थी। क्या क्या? धन संचय करना, शस्त्र संचय करना, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना और सरकार के विरुद्ध हिंसक प्रतिरोध करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सियाराम दल कर रहा था। आज़ाद दस्ता का उद्देश्य कहेगा तो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना और युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाना, ये इनका मुख्य कार्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में छात्र और नौजवानों ने रेलगाड़ियों पर कब्जा कर लिया और जिसका नाम स्वराज्य ट्रेन रखा। ये भी कई बार फैक्ट पूछा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसमें महिलाओं का योगदान क्या रहा।
तो इसमें महिलाओं की अभूतपूर्व और अतुलनीय योगदान रहा है, जिसे हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, तो इसमें महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन जो भगवती देवी हैं, इन्होंने नेतृत्व में पटना में मौन जुलूस निकाला गया था, मतलब बिना बोले कुछ जुलूस करना शांतिपूर्वक। सारण जिले के छपरा में शांति देवी के आह्वान पर हजारों महिलाएं इस आंदोलन में टूट पड़ी थीं। सिवान जिले के महाराजगंज थाने पर फूलेना प्रसाद वर्मा की पत्नी तारा देवी ने भी जो राष्ट्रीय झंडा फहराया था, इस गतिविधि में शामिल है। स्वर्गीय राम विनोद सिंह जो कि नंगी हड़ताल करवाए थे, याद होगा आप लोग को। इनकी 2 पुत्रियां शारदा देवी और सरस्वती देवी ने सिवान जिले के दिगवारा प्रखंड मुख्यालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिसके कारण शारदा देवी को 14 वर्ष और सरस्वती देवी को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। बाद में इन दोनों को जेल भेजने के क्रम में युवा क्रांतिकारियों के द्वारा छुड़वा लिया गया था। तो ये शारदा देवी और सरस्वती देवी की घटना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जैसे बीरपुर भागलपुर की बात करें तो यहाँ से माया देवी जो थी ये सक्रिय थी। भागलपुर टाउन की बात करें यहाँ से भवानी मेहरोत्रा सक्रिय थी। शाहाबाद की बात करें तो यहाँ से अकाली देवी। मुंगेर की बात करें तो धतुरी देवी। धतुरी देवी ने इतना ज़्यादा आतंक मचा दिया था कि इनको सैनिकों के अलावा जो है विमान से बम गिरा करके मारना पड़ा था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने किस लेवल पर जा कर के विद्रोह किया था। ठीक है, ये सब बिहार में ही संभव हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नवादा के गोविंदपुर में जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेजों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इसमें हुआ क्या था कि नरसिंह गोप की ये पत्नी थी। ये लोग बोल रहे थे कि नरसिंह गोप जो है ये आतंकवादी हैं, तो अब ये इनको पकड़ने के लिए गए थे जिरियावती देवी के घर पे। तो जिरियावती देवी ने क्या किया था, सभी अंग्रेज़ों को अपने घर में बुला करके गेट लगा दिया था, और मैं गाँव में जो हंसुआ होता है ना, दराती, उसकी सहायता से और इन्हीं के पिस्टल से छीन करके इनकी हत्या कर दी थी। ये घटनाएं जो हैं वो बिहार में हुई हैं 1942 के समय। वैशाली जिले में बैकुंठ शुक्ल की पत्नी जो थी राधिका देवी, किशोर प्रसन्न सिन्हा की पत्नी सुनीति देवी पुरुषों का वेशभूषा धारण करके महिलाओं को आंदोलन में सक्रिय होने के लिए जागरूक करती थी, क्योंकि हमें देखिए स्वयं को भी बचाना था और आंदोलन को भी आगे बढ़ाना था, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा था। अब इसमें कुछ घटनाएं हैं जो हुई हैं कि क्या क्या, जैसे गिरफ्तारी की बात करें तो इसके दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14,478 गिरफ्तारियां हुई, जेल भेजे गए 8,387 लोग, गोलीबारी हुई लगभग 83 जगह पर, शहीद हुए 134 लोग, बम गिराया गया 6 जगहों पर, सामूहिक जुर्माना लगभग 24 लाख रुपया लगाया गया था। तो ये टोटल जो है बिहार की घटनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल घटना है आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसी के बाद क्या होता है कि आपको देखने को मिल जाएगा क्रिप्स कैबिनेट। ठीक है, तो इन सब की घटनाओं के बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो ये सारी घटनाएं आप लोग नेशनल में पढ़ेंगे, तो हमें जो है बिहार में इतना ही पढ़ना है। तो बिहार की हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये इतना ही टॉपिक है आपके सामने। ठीक है, अब आपके सामने थोड़े से टॉपिक्स बचे हैं जो कि एंशिएंट और मिडेवल के हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, जबकि मॉडर्न आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, जो कि एंशिएंट और मिडेवल से संबंधित है, जिसमें एक थोड़ा सा कर्नाटक से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये बिहार का जो मैप है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये ऊपर का जो एरिया है ये सिमरावगढ़ और कर्नाटक वंश का ये शासन था, और नीचे का जो एरिया था ये पाल वंश से संबंधित था, जिस समय उसकी घटना है। जिस समय बिहार के मुंगेर क्षेत्र में पाल वंश के रामपाल का शासन था, उसी के मिथिला तिरहुत क्षेत्र में नान्यदेव ने कर्नाटक वंश की स्थापना की थी। तो कर्नाटक वंश की स्थापना किसने दी थी? नान्यदेव ने। ये आपको याद रखना है, 1097 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है। नान्यदेव का पुत्र था गंगदेव, एक योग्य शासक था जिसने अपनी राजधानी सिमरावगढ़ में स्थापित की थी। ठीक है, वर्तमान में सिमरावगढ़ नेपाल के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। मैप और फैक्ट दोनों आपको याद करने हैं। जिस समय बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अभियान किया था, उस समय कर्नाटक वंश का शासक नरसिंह देव था। नरसिंह देव ने नजराना देकर बख्तियार खिलजी को संतुष्ट कर दिया था। 13वीं शताब्दी में बिहार के तुर्क प्रांतिपतियों के द्वारा जब तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो उस समय कर्नाटक वंश का शासक राम सिंह देव था। ठीक है, ये सब देखिए फैक्ट पूछा हुआ है टोटल, तो इसको याद रखेंगे आप। जब गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर अभियान किया था, तो उस समय कर्नाटक वंश का शासक हरि सिंह देव था, और जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौटने के क्रम में मिथिला पहुंचा था, तो इसके डर से हरि सिंह देव भाग के नेपाल पहुंच गया था। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ नोट देख लेते हैं। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। सबसे योग्य शासक कौन था? गंगदेव था। जबकि अंतिम प्रमुख शासक कौन था? हरि सिंह देव था, जो कि नेपाल भाग गया था।
वर्तमान में जो मैथिली समाज में परंपरा और विशेषताएं देखने को मिलती हैं उनकी शुरुआत कर्नाट वंश से ही हुई थी। कर्नाट वंश का शासन जो है मिथिला क्षेत्र में 1097 से लेकर 1378 ईस्वी तक चलता है, ध्यान रखना है। विद्यापति ने कीर्तिलता नामक एक पुस्तक की रचना की थी जिसमें यह उल्लेख है कि हरि सिंह देव के शासनकाल में मिथिला क्षेत्र में राजनीतिक अराजकता फैल गई थी। ठीक है, तो ये सब देखिए फैक्चुअल है, विद्यापति का कीर्तिलता या फिर अराजकता फैल गई, तो ये सब फैक्चुअल है, आपको याद रखना है। ठीक है, इससे संबंधित परीक्षा में कई बार पूछता है। उसके बाद चेरो राजवंश है, तो ये भी देख लेते हैं, कई बार पूछता है। जैसे ये बिहार के एरिया से लेके यानी कि ऊपर उत्तर से लेके दक्षिण इधर झारखंड और थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाला जो एरिया था इनका कौन सा था, चेरो राजवंश का। तो अब इससे संबंधित चीज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैप में अगर आपको याद रहेगा तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको बना पाइएगा। पाल वंश के पतन के बाद जो है बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय होता है जिसमें चेरो राजवंश सबसे प्रमुख रूप से उभर के आता है। इनकी राजकीय भाषा जो थी वो भोजपुरी थी, इसीलिए अभी भी देखिएगा तो इस क्षेत्र में भोजपुरी का प्रचलन देखने को मिलता है। चेरो राजवंश जो है बिहार में शाहबाद, चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान तथा झारखंड के पलामू क्षेत्र में अपनी आधारशिला को रखे हुए था। यहाँ चेरो वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया था। मुख्यालय की बात करेंगे तो भोजपुर के बिहियां में इसका मुख्यालय था, जबकि अन्य क्षेत्रों में कैमूर जिले के चैनपुर में भी इसका एक मुख्यालय बनाया गया था। चेरो राजवंश का सबसे प्रमुख शासक राजा फूलचंद था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चेरो राजवंश बिहार में जमुई के चकाई, तुलसीपुर तथा झारखंड का रामगढ़वा क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैला हुआ था। नोट है कि राजा फूलचंद ने जगदीशपुर मेला शुरू किया था जो अभी भी चलता है, याद रखिएगा। 1611 ईस्वी में चेरो राजवंश और उज्जैनी राजवंश के शासकों के बीच में युद्ध होता है जिसमें उज्जैनी शासक विजयी होते हैं और इसके बाद इन क्षेत्रों पर उज्जैनी राजवंशों का अधिकार हो जाता है। तो अब इसी को देखेंगे हम लोग, भोजपुर के उज्जैनी शासक की। इससे पहले एक स्टोरी है उसको हम लोग जान लेते हैं। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं तो 1305 में जो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है जो कि मालवा में हुआ था। तो यहाँ के राजा जो थे भाग करके उज्जैनी चले जाते हैं और उज्जैनी राजा यही बिहार में आते हैं, जो कि बिहार में हम लोग इनके कालक्रम को देखेंगे। तो बिहार में क्या घटना घटी है, तो उज्जैनी जो होते हैं आश्रय आकर के कहाँ लेते हैं, सोन के तराई वाले एरिया में, ये जो गंगा का एरिया था यहाँ पे आकर के उज्जैनी राजा आश्रय लेते हैं। और ये एरिया किसका था, तो सहसबल को देवराज ने सहसबल को जीत कर सब पर अधिकार कर लिया था इस एरिया में। तो ये एरिया जो था चेरों से बढ़ करके अब उज्जैनी वंश के पास आ गया था, तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। जब 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा पर अधिकार कर लिया था तब वहाँ का शासक भोजराज जो था अपने पुत्र देवराज तथा अन्य अनुयायियों के साथ बिहार आ गया था और शाहबाद का तत्कालीन जो चेरो राजा मुकुंद था इन्होंने इसे आश्रय भी दिया था। भोजराज का मुख्य निवास स्थान वही उज्जैन था, इसीलिए इन लोगों को उज्जैनी राजपूत कहा जाता था। चेरो राजा मुकुंद ने गंगा और सोन के दोआब में कुछ क्षेत्र इनको दे दिया कि भाई आप यहाँ जागीर दे देते हैं, आप यहाँ निवास करिए। लेकिन चेरो राजा मुकुंद एक युद्ध में मारा जाता है और उसके बाद उसका पुत्र बनता है सहसबल। तो सहसबल अब क्या करता है, इनको यहाँ से भगाना शुरू कर देता है। तो सहसबल और देवराज के बीच में 1334 में युद्ध होता है 24 में, जिसमें सहसबल मारा जाता है और देवराज ने संपूर्ण शाहबाद क्षेत्र पर ही अधिकार कर लिया और भोजपुर नगर पर का स्थापना करवाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोजपुर नगर अभी भी आरा में है। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर शासन भी किया था। संतन सिंह की मृत्यु 1344 ईस्वी में हो जाती है और तब इसका पुत्र जो सोमराज था राजा बनता है। 1398 ईस्वी तक शासन भी करता है। ठीक है, सोमराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरराज जो था वो राजा बन जाता है और उसी के शासनकाल में उज्जैनियों के साथ पुनः एक बार युद्ध होता है जिसमें हरराज मारा जाता है और उसके बाद उसके दो पुत्र गजराज और देवराज भागकर जंगल चले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट में इसके हैं, देख लीजिए फैक्ट। 1457 ईस्वी में ओमकार देव के नेतृत्व में पुनः भोजपुर पर अधिकार कर लिया जाता है और इस बार अपना केंद्र जो है वो बिहटा को बनाता है, पटना के पास है, आप लोग इसको जरूर जानते होंगे। इस बार के उज्जैनी राजवंश का सबसे प्रमुख शासक जो है राजा रामशाही था। इसने चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी का मदद भी किया है। राजा रामशाही की मृत्यु के बाद कहेगा तो उज्जैनी राजवंश छोटे छोटे क्षेत्रों में बट गया था और इसी में एक क्षेत्र जगदीशपुर बना था जिसमें कालांतर में महान शासक वीर कुंवर सिंह बनते हैं जो कि महान परमार राजपूत थे। इनके पिता वही साहबजादा सिंह। तो ये घटनाएं आपको ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, ठीक इसी की तरह बिहार में एक नुहानी वंश है, इसकी भी चर्चा आती है परीक्षा में। ये देखिए कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो बस उन्हीं चीज़ों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा।
सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बंगाल में शासकों के साथ संधि करके मुंगेर को बिहार और बंगाल के बीच में सीमा रेखा बना दिया था। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी जो है इसने 1495 से लेकर 96 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था और पराजित करके दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था, जो 1523 ईस्वी तक यहाँ शासन किया था। कौन? दरिया खान नूहानी। दरिया खान नूहानी जो है इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बना बहार खान नूहानी, ठीक है, जो कि शासक रहा। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जब बहार खान नूहानी ने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की तथा सुल्तान मोहम्मद शाह नूहानी का उपाधि धारण भी किया था, ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद शाह नूहानी के बाद उसका पुत्र आता है जलालुद्दीन खान उर्फ जलाल खान। ये प्रशासक बनता है और इसका संरक्षक यही फरीद खान उर्फ शेर खान था, ठीक है, याद रखेंगे। बंगाल का शासक नुसरत शाह ने जब बिहार पर आक्रमण किया था तो शेर खान ने ही इसको विफल किया था और उसे हराकर यहाँ से वापस भेज दिया था। जब 1531 या 32 देता है, डेट देख लीजिएगा, ठीक है। जब 1531 या 32 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं ने देवरा के युद्ध में अफगानियों को पराजित किया तो इसी क्रम में बिहार के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसके डर से कुछ स्थानीय शासक भाग गए थे और उसके बाद नूहानी वंश के सरदारों ने शेर खान को हजरत आला की उपाधि प्रदान की और अपना संरक्षक मान लिया। कालांतर में शेर खान ने स्वयं को शाह घोषित किया तथा सूर वंश की स्थापना की और उसके बाद वह शेर शाह सूरी कहलाया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग नेशनल में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। शेर शाह सूरी जो है इसका मकबरा सासाराम में आज भी एक पर्यटन स्थल के रूप में एक नायाब नमूना है, जो एक झील के बीच में अवस्थित है, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल जाकर के इसको घूम सकते हैं। ये एक तालाब के बीच में से अवस्थित है, ठीक है, जहाँ एक रास्ता बना हुआ है, आप जाके घूम सकते हैं। जलाल खान का मकबरा पूर्णिया में अवस्थित है। बख्तियार खान का मकबरा कैमूर जिला के चैनपुर में अवस्थित है, ये भी आप जाकर के देख सकते हैं। शेर शाह सूरी ने अमृतसर से कोलकाता तक एक मार्ग का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में NH1 और NH2 दोनों को मिला करके GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विश्वविख्यात है, ठीक है। शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। ऑकलैंड ने इसकी मरम्मत करवाई थी, तो ये कुछ फैक्ट इससे संबंधित आप जान सकते हैं। अब कुछ एक दो फैक्ट हैं जो कि मध्यकालीन बिहार से संबंधित हैं, तो इसको भी आप हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं, जो कि फैक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए, जितने फैक्ट आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं मॉडर्न के अलावा एंशिएंट से, मिडेवल से, ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखे गए, कहीं न कहीं पूछे हुए हैं या फिर पूछने की संभावना है, ठीक है। 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन एवाज खिलजी ने बंगाल में एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी और बाद में बिहार को जीत कर अपने राज्य में मिला भी लिया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था और यहाँ का प्रांतपति अलाउद्दीन मलिक जानी को बनाया था। तो ये सब प्रश्न आप लोग को याद भी होंगे। तुगलक काल में भी बिहार दिल्ली सल्तनत का भाग था और उस समय राजा ख्वाजा जहाँ को बिहार का शासन दिया गया था, ख्वाजा जहाँ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिहार गवर्नर का पद पुश्तैनी बन गया तथा मलिक वीर अफगान गवर्नर बना और उसका पुत्र दाऊद खान उनके बाद उनका उत्तराधिकारी भी रहा। 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और उसके बाद वह भागकर बिहार में आश्रय भी ले लिया था। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को दूसरी बार पराजित किया और बिहार में शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो थे, इनकी कब्र का दर्शन भी किया था। यह कब्र जो है वर्तमान में पटना जिले के मनेर में देवेशपुर नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के समय दरिया खान नूहानी जो है बिहार का गवर्नर था, जिसने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसके बाद उसके पुत्र बहार खान नूहानी ने भी विरोध जारी रखा और बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। 1495 ईस्वी में बंगाल का सुल्तान जो था वो अलाउद्दीन हुसैन ने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के साथ संधि करके बिहार के उत्तर क्षेत्र में अधिकांश भागों पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। नुसरत शाह के शासनकाल में कहेगा तो बाबर की सेना जो है बिहार में सारण क्षेत्र पर हमला किया था, लेकिन नुसरत शाह ने बाबर से समझौता करके इस क्षेत्र की रक्षा करने में सफल भी रहा था ताकि लूटपाट कम हो सके। बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने बिहार के नूहानी अफगानों से शेर खान के विरुद्ध समझौता कर लिया था तथा 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में शेर खान ने बंगाल की सेना को पराजित भी किया था, याद होगा आप लोग को। जब 1538 ईस्वी में हुमायूं बिहार पर आक्रमण किया था तो उस समय शेर खान ने उसका सामना किया और रोहतास के चूड़ामणि दुर्ग पर अधिकार भी कर लिया था।
और पटना जिले के मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, जिसका निर्माण 1616 ईस्वी में किया गया था और इसे मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में तत्कालीन बिहार के पलामू क्षेत्र का शासक प्रताप जो था, इसने विद्रोह किया था, जिसे तत्कालीन बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने विफल भी कर दिया था। ये नाम याद रखिएगा। 1576 ईस्वी में मुगल शासक अकबर ने बिहार को अपना 7वां प्रांत घोषित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1770 से 71 ईस्वी में बिहार का पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बना था। नेशनल में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका पूर्णिया जिला जो है वो इससे संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस प्रकार हम लोगों ने बिहार स्पेशल का जो कंटेंट था उसको कंप्लीट रूप से एंड कर दिया है। बिहार स्पेशल में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसके कि ये पार्ट 1, 2, 3 के रूप में डिवाइड कर दिए हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो न बन सके। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप देखें तो आपको एंशिएंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि डायरेक्ट एग्जाम के थे, मिडेवल से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सब भी आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रखा है। तो आशा है यहाँ तक अगर आप आए हैं तो आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा, और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और हिस्ट्री करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टारगेट करेंगे कि बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी को भी कर लिया जाए और इसके साथ इसकी पॉलिटी को भी कर लिया जाए, ताकि ये तीनों पढ़ने के बाद आपको 30 से 35 प्रश्न आसानी से हल करने में सहजता महसूस हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।